हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपना नया वीडियो लेकर आई हूं जो बाल केंद्रीय एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में वाइगोत्स्की, पियाजे और कोलबर्ग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ डालूँ वो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। चलिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? B.F. स्कीनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। इसका सही जवाब है जॉन डीवी। बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी ने किया था। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं फैकल्टी विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय, जॉन डीवी द्वारा प्रगतिशील विद्यालय का समर्थन किया गया था। बाल केंद्रीय शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गीजूभाई, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीजूभाई। बाल केंद्रीय शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षाविद गीजूभाई थे जिनकी जो भी अवधारणाएं हैं वो उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रगतिशील बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। प्रगतिशील विद्यालय, नवीन शिक्षा, बाल केंद्रीय शिक्षा, सर्व शिक्षा। तो ये होता है बाल केंद्रीय शिक्षा। तो इसका सही जवाब है थर्ड नंबर, बाल केंद्रीय शिक्षा। एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से समूहों में। एक बाल केंद्रीय शिक्षा है तो कक्षा है तो उसमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से सीखेंगे। इसका फर्स्ट होगा। वर्तमान समय में बाल केंद्रीय शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रीय शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसमें हमें नहीं है पर ध्यान देना है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये तो सही है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के विज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो इसमें से निगेटिव क्या है? तो निगेटिव हमारा है तथ्यात्मक ज्ञान पर सिर्फ जोर देना। तो इसलिए इसका सही जवाब थर्ड नंबर होगा। नेक्स्ट हमारा है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? बालक के आर्थिक स्तर पर, बालक की सामाजिक स्थिति पर, बालक की इच्छाओं एवं रुचि पर, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। फोर्थ नंबर, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। बाल केंद्रीय शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तिगत का कहाँ तक विकास कर पाता है? नेक्स्ट और ऑप्शंस कहाँ है? ये रहा। शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थक हम कैसे कर सकते हैं? जब हम उस बच्चे की कहाँ तक विकास कर पा रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए तब। बाल केंद्रीय शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वो उसके परिवार के बारे में जाने। शिक्षक केवल बालकों की रुचि को जाने। शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। फोर्थ है, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।
तो हमारा सही जवाब है 4th नंबर, क्योंकि इसमें बच्चों की हर एक पहलू के बारे में शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास एक टीचर कर पाएगा। बाल केंद्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हमें निगेटिव खोजना है, ठीक है। बाल पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड है, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं से आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं, ठीक है। थर्ड है, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय के संबंध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। फोर्थ है, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एवं समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। तो इसका सही जवाब है 3rd नंबर, क्योंकि शिक्षक की आवश्यकताओं का विद्यालय में ध्यान रखने की कोई बात नहीं कही गई है, तो इसका निगेटिव आंसर है 3rd नंबर, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। प्रोजेक्ट प्रणाली, तो ये है हमारी प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है? इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है। सेकंड, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है। थर्ड, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। फोर्थ है, इसमें केवल बालकों के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है 1st नंबर, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। इसका सही आंसर है 2nd नंबर, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास पर जोर देना चाहिए। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिक इत्यादियों के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है प्रेरणा का सिद्धांत। महापुरुषों की जीवनी या नाटक उन्हें दिखाने बताने से वो प्रेरित होते हैं, उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? रुचि और प्रयास, आवश्यकता एवं अभिप्रेरक, व्यक्ति विभिन्नता एवं रुचि, उपरोक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट, रुचि एवं प्रयास। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे की रुचि होगी तभी वो किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करेगा, ठीक है। डैश के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य डैश बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रगतिशील शिक्षा सार्वभौमिकता प्रगतिशील, बाल केंद्रीय शिक्षा आवश्यक, प्रगतिशीलता निःशुल्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1st नंबर, जो है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें हमें नेगेटिव खोजना है, असत्य है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों को सर्वाधिक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं।
प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुसार हो। तो इसमें इसका सही जवाब होगा सेकंड नंबर, क्योंकि इसमें असत्य पूछ रहा है तो नेगेटिव बातें बतानी है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा जो है सिर्फ छात्रों को विशेष महत्व नहीं देना चाहिए, इसमें शिक्षक का भी इंपॉर्टेंस है। शिक्षक रहेंगे तभी तो बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत बालकों के विशेष एवं विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया? मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, संरचनावादी शिक्षा प्रणाली, मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, समाजवादी शिक्षा प्रणाली। मॉन्टेसरी, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। बच्चे में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है, इसे किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जा सकता है? मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, संचारवादी शिक्षा प्रणाली, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट नंबर मानवतावादी शिक्षा प्रणाली। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2001 तक, 2000 से 2004, 2000 से 2005, 2004 से 2005। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 से 2001 तक हुई थी। सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया सर्व शिक्षा अभियान के तहत, डिजिटल इंडिया के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। सब पढ़े और सब बढ़े का नारा दिया गया सर्व शिक्षा अभियान के तहत। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डालना, ये पहले गलत है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। फोर्थ है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। फोर्थ नंबर उचित जो सरकारें हैं वो दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। मतलब उसके जो बच्चे आ रहे, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, अप्रभाविक है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। फर्स्ट नंबर आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। नेक्स्ट है बाल केंद्रीय शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? व्यक्तिगत अंतर, बाल अधिकार, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। कौन सा सही है? थर्ड नंबर बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बाल केंद्रीय शिक्षा किस पर फोकस करता है? बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर, जो 2009 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग वाले सभी बालकों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ये देखिए ये 2009 में आया था, लेकिन अभी जो आया है एनसीएफ जो आया है उसके तहत अब बच्चों के मतलब 3 साल से ही बच्चे जब 3 साल से ही अब बच्चों पर ध्यान देना है। ठीक है, इसमें ये पहले की है 2009 की जब आया था 2000 में और 2001 में उन समय की है। तो ये जो है अब जो है हमें बच्चों को 3 साल से ही बच्चों को स्कूल में दाखिला कराना है और बच्चों की जो
प्राथमिक विद्यालय है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये पहले का है, इसलिए इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों के किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। थर्ड है, यदि 6 से अधिक आयु का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। तो इसका सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान की दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो शिक्षक में क्या होना चाहिए? तो प्राइमरी लेवल के शिक्षक में सबसे पहले धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने की को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षा की तकनीक अपनाकर। सेकेंड नंबर, बाल केंद्रीय शिक्षा की पद्धति अपनाकर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट है, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। थर्ड है, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। फोर्थ, बार बार ली जाने वाली परीक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है वो है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है। कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रवृत्तियों का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। सेकेंड है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। थर्ड, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। फोर्थ, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सेकेंड, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। जब बच्चे कुछ भी खुद से प्रैक्टिकल रूप से करते हैं तो वो कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से सीखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, मतलब सही है? कक्षा में प्रजनन का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सेकेंड है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है सेकेंड नंबर, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे में ज्ञान की रचना करते और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की। निर्देशक की। एक शिक्षक की भूमिका है एक इंस्ट्रक्टर की कि वो बच्चों को कैसे सिखाता है। ठीक है, निर्देशक की। तो इसका सही आंसर थर्ड नंबर होगा। बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल है
बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चे के लिए हस्तपरत गतिविधियां। 4 नंबर, बाल केंद्रीय शिक्षा में बच्चे के हस्तप्रद गतिविधियां पर ध्यान दिया जाता है। अभी तो बताया मैंने आपको कि अगर बच्चे जो हैं सो अगर खुद से कोई चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और अच्छी तरह से सीखते हैं और फिर वो कभी नहीं भूलते उस चीज़ों को। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रीय कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? फर्स्ट, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी उसे याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होते हैं जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। थर्ड, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। फोर्थ, एक कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3rd नंबर कि एक कक्षा जो है जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूहों में जा रही है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। फिर थर्ड है, बच्चों को अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। 3rd नंबर, बच्चों के अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्तियों को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। इसका आंसर है 3rd नंबर, जो आवृत्तियों को बढ़ावा देता है। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं वीडियो जो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू।